बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल से ज़्यादा सियासत मौजूद बहस बन गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के बाद फीफा ने अमरीकी स्ट्राइकर फ्लोरिन बालोगन को एक मैच में रेड कार्ड मुअत्तल करते हुए उन्हें बेल्जियम के ख़िलाफ़ प्री क्वार्टर फाइनल खेलने की इजाज़त दे डाली और इसी फैसले ने आलमी फ़ुटबॉल में एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालोगन को बोस्निया हर्ज़ोगोविना के ख़िलाफ़ मुकाबले में VAR रिव्यू के बाद रेड कार्ड दिखाया गया था, जिसके नतीजे में वो क़वानीन के मुताबिक अगला मैच खेलने के अहल नहीं थे। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर जियानी इन्फैंटिनो से रब्ता करके फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की, जिसके बाद फीफा ने गैर मामूली इक़दाम करते हुए एक मैच की पाबंदी मुअत्तल कर दी। खुद ट्रंप ने भी इस रब्ते की तस्दीक की, अगरचे उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ रिव्यू की दरख्वास्त की थी, दबाव नहीं डाला। इस फैसले के ख़िलाफ़ रॉयल बेल्जियन फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा से बाज़ाब्ता अपील करते हुए बालोगन की अहलियत पर एतराज़ उठाया और मुतालबा किया कि रेड कार्ड की मुअत्तली की मुकम्मल कानूनी वजूहात और दस्तावेज़ात फ़राहम की जाएँ। ताहम फीफा ने बेल्जियम की अपील मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेल्जियन फेडरेशन इस असल डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फ़रीक़ नहीं थी, इसीलिए इसे फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। फीफा के इस फैसले पर यूरोपीय फ़ुटबॉल हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। यूएफा ने इसे रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ करार देते हुए ख़बरदार किया है कि अगर सियासी असर व रसूख के ज़रिए डिसिप्लिनरी फैसले तब्दील होने लगें तो खेल की गैर जानिबदारी और क़वानीन की साख खतरे में पड़ जाएगी। बेल्जियम फ़ुटबॉल फेडरेशन ने भी फैसले पर सख्त एतराज़ किया, जबकि कई साबिक़ फ़ुटबॉल ओहदेदारों, कोचेस और माहिरीन ने इसे आलमी फ़ुटबॉल की गवर्नेंस के लिए ख़तरनाक नज़ीर करार दे डाला है। जब उसूल ताकत के आगे झुकने लगें तो खेल नहीं इंसाफ हारता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में यही तासुर इस वक्त मज़ीद गहरा हो गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के बाद अमरीकी स्ट्राइकर फ्लोरिन बालोगन की रेड कार्ड पर मिलने वाली एक मैच की पाबंदी मुअत्तल कर दी गई। इस फैसले ने दुनिया भर में शदीद तनकीद को जन्म दिया, मगर मैदान में बेल्जियम ने साबित कर दिया कि वो क़वानीन बदलने से नताइज नहीं बदलते। सियाटल में खेले जाने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने मेज़बान अमेरिका को एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से न सिर्फ बाहर किया, बल्कि इस टूर्नामेंट में तीसरी मुश्तरका मेज़बान का सफ़र भी अपने अख्ताम को पहुँचा। इससे पहले टूर्नामेंट में कनाडा मराकश से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हुआ, फिर मैक्सिको को इंग्लैंड ने शिकस्त दी और अब अमेरिका की शिकस्त के बाद इस टूर्नामेंट में मेज़बान टीम का सफ़र अख्ताम को पहुंचा। इस शिकस्त के साथ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बाद वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला तीसरा और आखिरी मेज़बान मुल्क भी बन गया है। तनकीद और तनाज़ा अपनी जगह, लेकिन मैदान में बेल्जियम मुकम्मल तौर पर हावी रहा। चार्ल्स डी कैटरर ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2 गोल स्कोर किए। उन्होंने 90 मिनट में निकोलस रॉक्सन के पास पर पहला गोल स्कोर किया, जबकि अमेरिका ने 31वें मिनट में टिलमैन की फ्री किक पर इसे बराबर किया। लेकिन बेल्जियम ने सिर्फ 2 मिनट बाद दोबारा बढ़तरी हासिल कर ली, जब क्रॉस पर चार्ल्स डी कैटरर ने हेडर के ज़रिए अपना दूसरा गोल स्कोर किया। दूसरा हाफ में अमेरिकन गोलकीपर मैट फ्रेजर की हिचकिचाहट का फ़ायदा उठाते हुए डी कैटरर ने गेंद छीन ली, जिसके बाद हांस फोगन ने आसानी से तीसरा गोल बना डाला। इंजरी टाइम में मुतबादिल खिलाड़ी रोमेलो लुकाको ने चौथा गोल स्कोर करके बेल्जियम की फतह पर मोहर सब्त कर दी। अमरीकी फ़ुटबॉल टीम के ट्रम्प कार्ड फ्लोरिन, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 3 गोल स्कोर किए थे, बेल्जियम के मजबूत दिफा के सामने बेबस दिखाई दिए। ये शिकस्त अमरीकी टीम के लिए एक और मायूस कुन बात साबित हुई, क्योंकि अमरीका गुज़िश्ता 5 वर्ल्ड कप में चौथी बार आखिरी 16 टीमों के मरहले से आगे नहीं बढ़ सका, जबकि 2002 के बाद पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक तरफ अब टूर्नामेंट सिमट रहा है, आखिरी 8 टीमों तक आ रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो तनाज़ात सामने आए हैं और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान VAR रिव्यू सिस्टम के बावजूद जो सवालात उठ रहे हैं, और उसके बाद तो हद ही हो गई जब रेड कार्ड के बाद कोई खिलाड़ी मैच खेलने का अहल नहीं होता। बेल्जियम के ख़िलाफ़ अमेरिका के स्ट्राइकर मैदान में उतरे और कहानी या मंजर आम पर आई कि फ़ीफ़ा के सदर को
अमेरिका के सदर ने फ़ोन किया। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट मैनेजर नासिर इस्माइल साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ये जो मामलात हैं, ये जो तनाज़ात हैं, इस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक ओपिनियन आ सकता है। और मोहम्मद अरसलान शफ़ी साहब हमारे साथ, शरीफ साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, जो कि फ़ीफ़ा के एक्स मैच रेफरी और मैच कमिश्नर हैं, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के रेफरी और मैच जो कमिश्नर हैं उस पैनल के, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहेंगे। और पहले अरसलान साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका और आप फ़ीफ़ा के एक्स रेफरी कमिश्नर हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो हुआ है उसूल की खिलाफवर्जी हुई है। कभी फ़ुटबॉल के खेल में ऐसा हुआ नहीं कि किसी खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड मिले हों तो उसका मतलब एक रेड कार्ड होता है, या फिर अगर किसी को रेड कार्ड मिल जाए तो उसका मतलब सिंपल ये है कि वो अगला मैच नहीं खेलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ वो तो हैरान कौन था। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल याया भाई, हमने भी जब से फ़ुटबॉल खेली है या फ़ुटबॉल के कानून रेफरी बन के देखा है तो यही चीज़ चलती आई है कि जब भी अगर किसी प्लेयर को रेड कार्ड होता है तो मस्ट भी उसकी एक मैच मिस करना पड़ता है। सम टाइम मोर देन 1 मैच भी होता है उसकी एक्शन या उसकी जो उसने फ़ाउल किया होता है उसकी वजह से। लेकिन ये सब हमारे लिए सरप्राइजिंग है, और इस वक्त हम तमाम जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं या एशिया के जो हमारे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिबेट, वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या डिटेल्स आती हैं इस मैच के बाद कि क्यों ये ऐसा डिसीजन लिया गया, क्या रीज़न्स था। ऑल्दो कि अब तो वीआर की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जिस तरह हम आजकल इंस्ट्रक्टर में भी बताते हैं कि हमें प्लेयर की इंटेंशन देखनी होती है कि उसकी इंटेंशन क्या है। सम टाइम प्लेयर इंटेंट खेलने की होती है और लग जाता है तो माफ़ी है, लेकिन ये तो वीआर लेने के बावजूद ऐसा फाउल हुआ है, ये काफ़ी डिबेटेबल है। और अच्छा अरसलान साहब, इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो जो बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन ने अपील की और फ़ीफ़ा ने उसको जवाब दिया है, आप इस पॉइंट को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस हवाले से जो फ़ीफ़ा के सदर इन्फेंटोनियो है उनसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रब्ता किया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि इस सारी सूरत हाल में जो है बेल्जियम फ़रीक बना, और फ़ीफ़ा ने उनको यही जवाब दिया, क्योंकि एक रेड कार्ड हो गया और ऑटोमेटिकली ये फ़ैसला था कि अगले मैच में उनके स्ट्राइकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के फ़ुटबॉल फेडरेशन ने, अमेरिका के सदर ने जो है वो इन्फेंटोनियो से रब्ता किया, और जब बेल्जियम फ़ुटबॉल फेडरेशन ने इस पर एतराज़ उठाया तो उनको कहा यह गया है कि जी आप इसमें फ़रीक नहीं हैं। यह भाई, जैसे कि डिसिप्लिन है फ़ीफ़ा के, वो किसी भी थर्ड पार्टी के कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती। हाँ, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ होस्ट नेशन उन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट की होगी, डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा, बट लाजमी ये जो डिसीजन है रेफरी कमेटी के पास ही गया होगा और ये रेड कार्ड ही होना चाहिए था। अलबत्ता जो बेल्जियम को रिजेक्ट किया वही यही रीज़न था कि वो डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करना चाहते थे कि जब एक रेफरी का डिसीजन हो गया वो फुल एंड फाइनल है, और एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द गेम रेफरी की डिसीजन को हमेशा अहमियत दी जाती है। बट लेट्स सी, जैसे मैंने आपको पहले भी ये कहा कि वेट फॉर द डिटेल्स, किस आर्टिकल्स के तहत क्या रीज़न था, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन बनता जा रहा है, जिसके लिए अभी हम सब जितने भी सीनियर्स हैं, क्योंकि इस डिसीजन के बाद हर जगह हर कोई ये रिक्वेस्ट कर सकता है और डिसीजन चेंज हो सकता है। नासिर इस्माइल साहब, अमेरिका सुपर पावर ने अब फुटबॉल के मामलात में भी मुदाखलत कर दी है, और कहा जाता था कि जी फ़ीफ़ा तो ना किसी की सुनता है ना किसी के सामने झुकता है, फ़ीफ़ा का अपना एक मयार है, फ़ीफ़ा का अपना एक मर्तबा है। तो अमेरिका में ये दूसरी मर्तबा फ़ुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है 1994 के बाद है, तो दरार पड़ गई है। मैं समझता हूँ कि फ़ीफ़ा के क़वानीन में, फ़ीफ़ा के जो उसूल व क़वाबिद हैं इस तमाम सूरत हाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जय भाई। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ इन्फेंटिनो। मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि यहाँ से इन्फेंटिनो की जो इस इक़दाम है, क्योंकि टेक्निकल रूल्स में क्लियर लिखा होता है कि जी टेक्निकल रूल्स जब दिए जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, उसमें तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं, क्लॉजेज़ कि जी सीवियरिटी क्या क्या है और किस किस तरीके से सस्पेंशन होगी। ये जज्बाती बयान आप दे रहे हैं, ये मुझे बताएं, इन्फेंटिनो कितने अरसे से फीफा के सदर है? इन्फेंटिनो को 8 साल तो हो गए। 8 साल हो गए जी। फीफा का सदर कैसे बनता है और फीफा का सदर कैसे हटता है? जी, फीफा का सदर बनता है जितने भी मेंबर एसोसिएशंस हैं और यूरोपियन पावर्स। आपको पता है कि जब यूरोपियन पावर्स गैदर्ड होते हैं
तो जहाँ से जो सेप ब्लैटर थे उनकी इन्होंने भी जो वायलेशंस की थी, उनकी भी चीज़ें करप्शन जब सामने आई थी, तो काज एक जो है जो कोर्ट है उसके थ्रू उसके ऊपर तमाम चीज़ें चैलेंज हुई और बाकायदा चैलेंज होकर उसको लाइफ टाइम बैन किया गया। ज़्यादा फुटबॉल जानते हैं, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इन्फेंटोनियो का ये ब्रेन था जो 32 टीमों से 48 टीमों तक इस टूर्नामेंट को लेकर आए, और देन एंड देयर ये फैसला नहीं हुआ। ये जो आप यूरोप की पावर की बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में 3 ऐसी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। आपको याद होगा चंद साल पहले जब कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, उनकी मेज़बानी के हवाले से बड़ी बातें हुई थी, इन्फेंटोनियो के ऊपर बड़े सवालात उठे थे। तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये कॉफिन में लास्ट जो है वो कील साबित होगी डोनाल्ड ट्रंप की इन्फेंटोनियो को कॉल, तो इन्फेंटोनियो को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। उन्होंने 32 से 48 टीमों को इस टूर्नामेंट को जो है वो एक्सटेंड किया। उन्होंने यूरोप की जो पावर है उसको तो वैसे ही वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। देखिए इन्फेंटिनो के पीछे जो है ना बहुत बड़ी टीम है फीफा की, कि जो तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करती है और रियलाइज़ करने के बाद वो फॉर्मेट बनाती है कि डेफिनेटली प्रेसिडेंट का विजन होता है और उसके लिए मजबूरियाँ भी होती हैं कि जैसे जैसे फुटबॉल एक्सपेंड हो रही है, मेंबर एसोसिएशन बढ़ रहे हैं, तो टीमों को एक्सपेंड करते, इसलिए 3 मुल्कों की चॉइस की गई और अगला भी जो वर्ल्ड कप है वो भी 3 मुल्कों में खेला जाएगा, इसी वजह से कि टीमों को बढ़ाया जाए। टीमों का बढ़ना जो है वो मैटर नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो दिए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के ऊपर फीफा हमेशा बैन कर देती है और सस्पेंड कर देती है, दिस इज़ द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, तो रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकते थे, पर उन्होंने खुद कहा कि बाय फोर्स तो उन्होंने नहीं किया। वो सीधा सीधा जो है प्रेसिडेंट कहते हैं भाई ये टेक्निकल रूल्स की वायलेशन मैं नहीं कर सकता, आपने अपील कमेटी के अंदर इसको डाला, अपील कमेटी इसको रिव्यू करेगी और उसके बाद इसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर सकती है। लेकिन एक मैच की सस्पेंशन 100% थी, उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अगर इन्फेंटिनो ने ये खुद किया है और ये प्रोग्राम में आपका रिकॉर्ड में रखिएगा कि जब फ्यूचर में जब इलेक्शन, आप फुटबॉल को समझते हैं, फुटबॉल को खिलाते हैं, एक आम आदमी आपसे सवाल कर रहा है कि अमेरिका का सदर किसी को फ़ोन करे वो मना कर देगा? सर अमेरिका का सदर करे या कोई भी फ़ोन करे, जो फीफा है ना, फीफा वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि वो अपने रूल्स और स्टैच्यूज से नहीं हट सकती। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको किसी को मुल्क की जंग समझ रहे हैं, वो मुल्क की जंग नहीं थी, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है रूल्स को और रेगुलेशन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए उनको इस किस्म का काम करना ही नहीं चाहिए। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से ये काम हुआ है, पूरा यूरोप का क्या, पूरा एशिया का, पूरा वर्ल्ड, 212 मुल्क जहाँ जहाँ खेले जाते हैं, हर मुल्क की इस वक्त डिबेट है। इंतहाई माजरत के साथ नासिर इस्माइल साहब, आपकी ये बात अपनी जगह, लेकिन इस फुटबॉल वर्ल्ड जो कुछ ईरान के साथ हुआ है उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। उसके बाद ये जो फीफा का इस वर्ल्ड कप में VAR रिव्यू सिस्टम है जिस हद तक मुतनाज़ा हो गया है, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इन्फेंटोनियो को कॉल है, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ये तो आप समझ लें कि एक शुरुआत थी और ये एक और उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। एक्स फीफा मैच रेफरी और कमिश्नर हैं अरसलान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरसलान साहब, जो कुछ अमेरिका के सदर की कॉल पर फीफा, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी बॉडी है किसी भी खेल के हवाले से, उन्होंने जो कर दिया है, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो इस वक्त मौजूद बहस फुटबॉल के हलकों में फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से एक और इशू है, वो है VAR रिव्यू सिस्टम। यानी वीडियो देखने के बाद भी आप गलत फैसला कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ये हो गया, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? या भाई, अगर आपको याद हो, टेरी हॉन्ड्री और आयरलैंड का जो क्वालिफायर मैच था जिसमें टेरी हॉन्ड्री ने हाथ से गोल किया, सो ऐसे ही फीफा देखें, गुंजाइश होती है कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की, तो फीफा ने देखा कि अगर हम रिव्यू सिस्टम पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे फॉर अच्छे गेम के लिए और जस्टिफाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि वीआर पे पिछले तकरीबन 15 साल से काम हो रहा है और अभी भी बहुत सारे मुल्कों पे वीआर नहीं है। आपका सऊदी अरब अभी तक वीआर पे काम कर रहा है, आपके बहुत चाइना अभी तक काम कर रहा है, जापान ने ले लिए। सोच अच्छी थी फीफा की और टेक्निकल कमेटी की, बट यस, जैसे कि अगर आप क्रिकेट पे भी देखते हैं, DRS में एक नेचुरल फॉर्मूला होता है, बॉलर कितना टर्न करता है,
तो टेक्नोलॉजी से भी एक हद तक बता सकती है, कुछ डिसीजन नेचुरल होते हैं जिसको नेचुरल छोड़ना चाहिए। सो ये खेल की खूबसूरती होती है। बट यस, मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगा, वीआर से फीफा की जो कमेटी थी या हम लोग सब टीम है, उसका यही फैसला था कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बट कुछ चीज़ों टेक्नोलॉजी के अच्छे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। लेट्स सी कि क्या और इस डिसीजंस के बाद फीफा की कमेटी बैठेगी डेफिनेटली, और इन डिसीजंस पे डिबेट होगी कि हमें क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो गया नासिर इस्माइल साहब, और सिचुएशन ये है कि 5 बार की चैम्पियन ब्राज़ील की टीम जो कि इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में 5वें नंबर पर थी, उनका प्री क्वार्टर फाइनल में जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ है नॉर्वे के मुकाबले पर। और हालैंड जो कि इस टीम के एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस वर्ल्ड कप के स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब मुकाबला होने जा रहा है नॉर्वे का क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम के साथ, जो कि 1990 के बाद जो है वो आखिरी 8 टीमों में पहुंचे हैं। तो आपको लगता है कि, बल्कि सॉरी, 1990 के बाद उनके लिए सेमीफाइनल में जो है पहुंचने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और जब इनका मैच मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के साथ था, तब भी यही कहा जा रहा था कि जी नहीं, इंग्लैंड की टीम जो कि इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में 4थे नंबर पर है, उसका मैक्सिको के साथ कोई मुकाबला नहीं है और ये टीम हार जाएगी मैक्सिको से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस टीम ने किस तरह मैक्सिको को शिकस्त दी। तो आप इंग्लैंड और नॉर्वे के मैच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हॉलैंड है वो एक अपॉर्चुनिस्ट है और बड़े ही शानदार स्ट्राइकर है। और इस वक्त जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो अंडर प्रेशर 100% इसलिए होंगे क्योंकि वो जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है वो इसके टॉप स्कोरर है, और तमाम लोगों की वो जितने भी डिफेंडर्स हैं वो उनकी वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा नाम, बड़ा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 6 वर्ल्ड कप और एक मुनफरद एजाज़ उन्होंने हासिल किया कि हर वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल किया। 5 मरतबा के बैलन डी और फातेह यूरोपियन चैम्पियन, बेशुमार रिकॉर्ड के मालिक और दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर में शुमार होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप का सफ़र अख्ताम को पहुंच गया। स्पेन से सनसनीखेज़ मुकाबले में पुर्तगाल को 1 गोल से शिकस्त देकर न सिर्फ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप करियर का भी आखिरी बाब बंद कर दिया। डैलस में खेले जाने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में मुकर्ररा 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल ना कर सकीं और मैच इजाफी वक्त की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इंजरी टाइम के पहले ही मिनट में मुतबादिल खिलाड़ी मैकेल मेरिनो ने फेरान टोरेस के पास पर गेंद जाल में पहुंचाकर स्पेन को फैसलाकुन बढ़तरी दिला दी। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि यही उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मैच में पुर्तगाली कप्तान ने चंद मौके ज़रूर बनाए। 12वें मिनट में उनकी कोशिश को स्पेनिश गोलकीपर ओनाई सिमेओन ने नाकाम बना दिया, जबकि पहले हाफ में एक और मौका भी ज़ाया हो गया। मजमूई तौर पर रोनाल्डो पूरे मैच में सिर्फ 19 मरतबा गेंद को छू सके और पेनल्टी एरिया के अंदर उनकी सिर्फ 3 मरतबा गोल करने के मौके बने, जो स्पेन के मुनज़्ज़म दिफा की मजबूती का सबूत था। दूसरी जानिब स्पेन ने बेहतर आगाज़ किया, कई मौके भी बनाए, मगर कामयाबी आखिरी लम्हात पे मिली। फतह के बाद नौजवान सुपरस्टार लामीन यामाल समेत स्पेन के कई खिलाड़ियों ने मायूस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तसल्ली दी। एक ऐसा मंजर जिसे फुटबॉल माहिरीन ने एक अहद के इख्ताम और नए दौर के आगाज़ की अलामत करार दिया। इस कामयाबी के साथ यूरोपीय चैम्पियन स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का नाकाबिले फरामोश सफ़र हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। पिछले वर्ल्ड कप में कतर में कोच ने बाहर बैठा दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और नासिर इस्माइल साहब इस वर्ल्ड कप में 3 गोल उन्होंने किए और हर वर्ल्ड कप में गोल करने की रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। वर्ल्ड कप डेब्यू ईरान के ख़िलाफ़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और ईरान इस टूर्नामेंट में जो कुछ उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन नासिर इस्माइल साहब, आप खुद कोच रहे हैं, ऐसा लगा कि प्लेयर बहुत बड़ा था, हालांकि आलमी दर्जाबंदी की 10 टीमों में पुर्तगाल आती है, लेकिन ऐसा लगा कि टीम एक तरफ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक तरफ। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल्स की बिल्कुल अहमियत होती है और लेजेंड्स की बिल्कुल अहमियत होती है, लेकिन ये टीम गेम है ना। इस टीम गेम के अंदर आपको हर आदमी को इफेक्टिव सिचुएशन के अंदर पुट करना पड़ता है। रोनाल्डो डेफिनेटली अगली अपोनेंट्स के लिए, जो अपने डिफेंडर्स के लिए एक बड़ा ही डरावना ख्वाब होते हैं जब भी वो खेलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब जिस जगह उन्होंने जगह बनाई, उनके पीछे साथ साथ डिफेंडर जब आदमी को चेस करता है, तो फिर जो
बॉल पास करने वाला होता है वो बॉल पास नहीं करता टिल उस वक्त तक वो एक डायगोनल रन ना करे स्पेस के अंदर और अपॉर्चुनिटी इस जगह पे वो बॉल रिसीव करने की करे जहाँ स्पेस में उसको बॉल मिले। जब कोई किसी के साथ शेडो कर रहा होता है ना तो एज ए कोच हम भी कहते हैं कि यार इसको मैन टू मैन मार्क किया हुआ है तो कोशिश करो कि कैप्टन ने हर वक्त उनको पकड़ के रखा था। बिल्कुल उनके साथ आप देखें ना जब भी रोनाल्डो मूव करते थे एक प्लेयर उनके साथ होता और एक पीछे कवरिंग के लिए होता था, अगर मैं बीट हो जाऊं तो फिर तुमने इसको कवर करना है। तो ये होता है ये फुटबॉल के अंदर एज ए कोच हम भी जब किसी अच्छे प्लेयर हमारे सामने आता है तो हम मैन टू मैन मार्क करवाते हैं उसको, यार इसको मैन टू मैन मार्क करो क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है और ये गोल स्कोरर है। तो ये हर स्टार प्लेयर के साथ होता है। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्स फीफा मैच और कमिश्नर, और दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और मुकाबला अब शुरू हुआ 48 टीमों का और अब ये टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता सिमट कर 8 टीमों तक आया है और आलमी दर्जाबंदी की टॉप 4 टीमें जो हैं वो इस वक्त मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।